आफ्टरनून एवरीवन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट लास्ट टॉपिक, अपने एक दो टॉपिक्स कल रह गए थे। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ लिया था सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हो गया था अपना, है ना। और मैंने आपको ऑक्शन सेल पढ़ा दिया था, है ना। सो अनपेड सेलर और ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बस ये दो टॉपिक्स रह गए। चलिए अब पहले देखते हैं अनपेड सेलर कौन होता है। अच्छा, कुछ चीजें तो टाइटल से ही क्लियर हो रही है। अनपेड सेलर मतलब क्या? जिसको आपने पैसा नहीं दिया, मतलब सेलर ने गुड्स सेल किए लेकिन बायर ने उसे पैसा नहीं दिया। अब दो पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट या तो बायर ने उसे पे ही नहीं किया, या फिर सेकंड बायर ने उसे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। फॉर एग्जांपल चेक दिया और चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, सेलर रिमेन्स अनपेड, है ना। सो अनपेड सेलर मतलब सेलर ने गुड्स दे दिए बायर को, या फिर इट इज इन द कोर्स ऑफ द डिलीवरी, बट बायर की तरफ से जो एक्शन है, बायर की तरफ से एक्शन क्या है? पेमेंट करने का, वो उसने पे नहीं किया, है ना। इस टिपिकली एन अनपेड सेलर। तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है कि एक अनपेड सेलर के उस बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसको पैसा नहीं मिला, जिससे हमने गुड्स ले ली लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, तो उसका बायर के अगेंस्ट क्या राइट है? कॉमन सेंस पहले बोल दो, बाद में पढ़ेंगे। बोलो क्या कर सकता है बायर के साथ? वो मारेगा, स्यू। ओके चलो स्यू। और कुछ? ही कैन गुड्स वापस ले सकता है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ही कैन क्लेम डैमेजेस, ओके टेकन। एंड हाँ जी, गुड्स अगर डिलीवर नहीं हुए अभी तक, अगर इन द कोर्स ऑफ डिलीवरी है, तो रास्ते में रोक सकता है क्या? वेरी नाइस। और सब आ रहा है आपको, फर्स्ट क्लास। और वही गुड्स किसी और को बेच सकता है, डन, ये उसके राइट्स। इतना सा टॉपिक है, देख लो। सो कब वो अनपेड सेलर है, चेक करो। फर्स्ट, व्हेन अ होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, मतलब उसको पैसा नहीं मिला, पहला। दूसरा, आपको उसने क्या किया, बायर ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, है ना, प्रॉमिसरी नोट दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, चेक दिया, और वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। क्या हो गया? डिसऑनर। तो ये कौन बन गया? अनपेड सेलर। कौन बन गया? अनपेड सेलर। अब देखो जरा यहाँ पे अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं। फर्स्ट, जैसे राइट ऑफ लीन और रिटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ लीन? मतलब अ राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट। राइट ऑफ रिटेंशन, रिटेंशन मतलब क्या? गुड्स रिटेन कर लेना, वो बायर को देगा ही नहीं, है ना। अच्छा, गुड्स अगर उसके पास ही थे और कुछ टर्म्स ऐसे थे कि जब तक बायर पैसा नहीं देगा तब तक गुड्स सेलर डिस्पैच नहीं करेगा, तो वो नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? पैसा नहीं मिल जाए, सिंपल, है ना। चेक करना। फर्स्ट, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड on the goods for the price while he is in possession until the price of such goods, right। मतलब till the time of payment, जब तक उसको पैसा नहीं मिला तब तक वो गुड्स क्या करेगा? अपने कस्टडी में, अपने पोजेशन में रखेगा। और डिस्पैच कब करेगा? ओनली आफ्टर द मनी इज रिसीव्ड, है ना। सो बेसिकली वो गुड्स अपने पास रख सकता है। अच्छा, इसमें ना अब ये सर्कमस्टांसेस दिए हुए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक पार्टी के सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, है ना। वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, उसके सारे के सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर अगर सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, कैन ही कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? हाँ, वो आप कुछ भी कर लो, आप उससे पैसा वसूल कर ही नहीं सकते। अब उससे पैसा वसूल करना है तो उस रिसीवर अपॉइंट करेगी कोर्ट मतलब रिसीवर आया, फिर वो उसकी प्रॉपर्टी बेचेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा, और उसके बाद पैसा मिलने में आपका कोई राइट बनने वाला है कि भाई मेरे को पैसा मिलेगा। बेटर है गुड्स ही मत दो। तो अगर सेलर को पहले ही पता चल जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, कैन यू विथहेल्ड द गुड्स? अपने पास रख सकता है, रख सकता है। सो पहला, फर्स्ट, राइट ऑफ रिटेंशन। वो क्या करेगा? गुड्स जो उसको बायर को डिलीवर करने थे, डिस्पैच करने थे, वो डिस्पैच ही नहीं करेगा, वो अपने पास ही रख लेगा। समझ में आ रहा है? पहला। आगे देखिए सेकंड, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सिंपल पॉइंट्स लिखे कैसे, बट लिखिए, पढ़ लेना, ये नॉर्मल है। मतलब आप इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली लाइफ में बहुत बार अपन लोग ये सुनते पढ़ते हैं, बस उसको इन लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट बना के दे दिया आपको। सेकंड देखिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस भी बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपेज इन ट्रांजिट? इन ट्रांजिट मतलब क्या? जब गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। अच्छा मुझे बात बताइए, डिलीवरी कब कंप्लीट होती है? हाँ सिंपल, जब गुड्स किसके पास पहुंच गए? बायर या फिर बायर के एजेंट के पास, तब डिलीवरी कंप्लीट है।
अच्छा, एक बार आपने गुड्स बायर या बायर के एजेंट को दे दिया, उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्लॉज अप्लाई होता है क्या? नहीं होता। कब तक होता है? जब तक गुड सेलर के कंट्रोल में है ना। अब एक सिंपल से एग्जांपल समझना, देखो जरा मुझे बताना कि इसमें स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है नहीं हो सकता। ये आपका सेलर, ये आपका बायर। अब सेलर के गोडाउन पे गुड्स रखे हुए हैं, है ना। गुड्स कहाँ पर है? सेलर के गोडाउन पे। सेलर के गोडाउन पर ये और सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है? जो मतलब जो मेन पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया से, वो शोरूम पर है। और गुड्स कहाँ पर है? गोडाउन पर है। बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेलर अपने किसी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तू क्या कर, ये जाके गुड्स कुरियर वाली कंपनी को दे दे, है ना। बाय पोस्ट उसको डिस्पैच करना है। अच्छा, ये सेलर जो है, लेट्स से दिस सेलर इज इन चेन्नई, और बायर जो है, बायर इज लेट्स से फ्रॉम पुणे। तो गुड्स अभी कहाँ पर रखे हुए? गोडाउन पर, है ना। कहाँ पर है? गोडाउन पर है। सेलर ने अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस दिए कि गुड्स तू डिस्पैच करके आ जा। अच्छा, एम्प्लॉय निकलता है गुड्स डिस्पैच करने के लिए, ओके। नाउ ही गोज टू अ कुरियर वाली कंपनी, ओके। सो ये जाता है किसी पोस्ट वाले के पास और उसको गुड्स दे रहा होता है। और ये कुरियर वाली कंपनी क्या करेगी? गुड्स किसको डिलीवर करेगी? बायर को। सो गुड्स का ट्रांजिट अगर आप देखें तो कैसा हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में? सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेलर ने किसको इंस्ट्रक्ट किया? अपने एम्प्लॉय को कि गुड्स डिस्पैच कर दे। गुड्स कहाँ पर रखे हुए थे? गोडाउन पर। तो गोडाउन से गुड्स कहाँ पर गए? कुरियर वाली कंपनी के पास। और कुरियर वाली कंपनी किसको डिलीवर करने वाली है? बायर को। समझ में आ रहा है? अच्छा, बायर कहाँ का है? पुणे का। सेलर कहाँ का है? चेन्नई का। सब लोग साथ में? फैक्ट्स में कोई कंफ्यूजन ना। अब मुझे एक बात बताइए, कब तक स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट अप्लाई हो सकता है? ऐसे जब स्क्यूज में बोले तो सामने वाले को बोलना चाहिए ब्लेस यू, बोलो थैंक यू। हाँ, सो बोलो कब तक स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट अप्लाई हो सकता है? क्या बोल रहे हो? आपको भी नहीं पता चल रहा ना, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। बोलो ना ठीक से, क्या बोल रहे हो? ओके, नहीं समझा। एक ही बोलना, हाथ ऊपर करो। हाँ बोल भाई, क्या समझू इससे? अच्छा अच्छा, मतलब एक बार कुरियर वाले को दे दिया उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लग सकता। कितने लोग अग्री करते हैं? वेरी नाइस। कौन बोलता है कि कुरियर वाले के पास है उसके बाद भी गुड स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई हो सकता है? वन। हाउ मेनी फ्यू आर विथ हर? अच्छा, कौन बोलता है कि जब तक गुड्स बायर तक ना पहुंचे तब तक स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है? 1 2 3। वेरी नाइस, 10-12 लोग हैं। अच्छा, एनीवन वुड वांट टू रीजन दिस आउट कि जब तक बायर तक ना पहुंचे तब तक गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं? जी। वेरी नाइस। मतलब आपके हिसाब से डिलीवरी कब कंप्लीट हो रही है? जब गुड्स बायर तक पहुंच जाए, है ना। उसके पहले स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि एक बार कुरियर वाले को दी थी उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं होगा, हाथ ऊपर करना। कौन जस्टिफाई करेगा? जी मैम। कुरियर वाला एजेंट है किसका? सेलर का, बायर का? सेलर का एजेंट है, ओके। वेरी नाइस। रुक जाओ ना बोलने तो तुम ऐसे पहले डरा दो किसी को भी। हाँ बोल। सब छोड़ा जी। कुरियर वाले के पास पहुंच गया। अच्छा, कुरियर वाले ने डिस्पैच कर दिया, ओके। हाँ मेरे भाई, हाँ हाथ ऊपर किया था ना। हाँ सुनील, एक मिनट। हाँ हाँ।
कुरियर लास्ट लाइन क्या बोला, बस वही इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ करेक्ट. अच्छा तो कैंसिल कैसे करेंगे, मतलब आपके हिसाब से एक बार कुरियर वाले को दे दिया मतलब डिलीवरी कंप्लीट हो गई. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. बोल मेरे भाई. तू कुछ बोल रहा था ना. हाँ बोल. जोर से बोल, जोर से बोल. कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद करेंगे ना कंप्लीट. हाँ भाई मेरे को उठ के आना पड़े, थोड़ा जोर से बोलना भाई. तो गर्दन गई मेरी पहली. सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है. आराम से सांस लेके बोल. चले सुनो सुन. अच्छा अब एक बेसिक प्रिंसिपल आप समझना. एक ही क्वेश्चन है इसमें, मैंने शायद आपको पहले भी बताई ये बात. सी डिलीवरी कब कंप्लीट होती है? डिलीवरी कंप्लीट होती है जब गुड्स आपने दिए बायर को या फिर बायर के एजेंट को, है ना. अच्छा गुड्स किस पॉइंट से बायर के हो गए? एक थप्पड़ मारूंगा. गुड्स कब से बायर के हो गए? जब कॉन्ट्रैक्ट किया. जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब. सिंपल, मैंने बताया ना ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसलिए तो बक्सा बनाया गधो. तो कॉन्ट्रैक्ट कब इनिशियली हो गया, उसके बाद ये डिलीवरी के चक्कर आया, है ना. तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना. जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओनरशिप किसकी? बायर. अब अच्छा डिलीवरी क्लेम करने का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होता है? बायर के ऊपर. तो ये जो कुरियर वाला है ना, ये सेलर का एजेंट नहीं है, बायर का एजेंट है. किसका एजेंट है? बायर का. क्योंकि जब आप कुरियर वाली कंपनी को दे रहे हो ना, उस पॉइंट पे ओनरशिप सेलर की नहीं है, किसकी है? बायर की. समझ में आ रहा है? अच्छा डिलीवरी इज कंप्लीट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड ईदर टू द बायर और टू द एजेंट ऑफ द बायर. तो यहाँ पे जो कुरियर वाली कंपनी है ना, ये किसकी एजेंट है? बायर की एजेंट है. समझ में आ रहा है? मतलब जब तक गुड्स इस एम्प्लॉय के हाथ में है स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है. एक बार गुड्स आपने कुरियर वाली कंपनी को दी थी, उसने आपको रिसीट दे दी कि भाई तेरे गुड्स अब मेरे पास है, इसको मैं पुणे डिलीवर कर दूंगा. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता. आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट अप्लाई नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी कंप्लीट हो गई. साथ में सब लोग? नहीं. कितने लोग नहीं समझ में आए? सबको समझ में आ गया? 1 2 हाँ वेरी नाइस. अच्छा ये एम्प्लॉय जो है ये किसका एजेंट है? सेलर का एजेंट है. ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डेट लिख रहा हूं. सपोज दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट हैपेंड ऑन 1st ऑफ मार्च. ओके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कोई गुड्स है जो सेलर डिलीवर करेगा किसको? बायर को. 1st मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हो गया. 2nd मार्च को इस सेलर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई तू ये गुड्स जाके किसको दे दे? कुरियर वाली कंपनी को देते हैं. तो एम्प्लॉय ने गुड्स गोडाउन से निकाले और किसको देने गए? कुरियर वाली कंपनी को. अच्छा ही इज ऑन हिज वे, वो जा रहे कुरियर वाली कंपनी को देने के लिए, और बीच में सेलर का फोन आता है उसके एम्प्लॉय के पास कि भाई बायर इंसॉल्वेंट हो गया, गुड्स डिलीवर मत कर नहीं तो अपना पैसा नहीं आने वाला. समझ में आ रहा है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है क्या? उसने अपने एम्प्लॉय को फोन लगा के बोला कि भाई गुड्स मत दे क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्यों? हाँ ये इसका ही एजेंट है ना, उसके कंट्रोल में. अच्छा जब तक ये फोन आता है तब तक वो गुड्स कुरियर वाले को दे चुका है, कुरियर वाले ने उसको अपने पास रख लिया और उसके अगेंस्ट रिसीट दे दी. अब अगर आप बोलते हो कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट उस दिन कंप्लीट हो गया या आपकी डिलीवरी उस दिन कंप्लीट हो गई जिस दिन गुड्स आपने दिए या तो बायर को या फिर बायर के एजेंट को. और ये कौन है जो कुरियर वाली कंपनी? ये बायर का एजेंट है, राइट? अच्छा इसको आप सेलर का एजेंट क्यों नहीं बोल रहे हो, बायर का एजेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1st मार्च को. तो 1st मार्च को ही उन गुड्स की ओनरशिप एक्चुअली में किसके पास है? बायर के पास. तो ये किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है? बायर के बिहाफ पे. डिलीवरी क्लेम भी कौन करता है? बायर. वो सेलर का ऑब्लिगेशन नहीं है. समझ में आ रहा है? तो एक बार आपने गुड्स कुरियर वाली कंपनी को दे दिया, उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये कौन है? बायर का एजेंट है. किसको कंफ्यूजन है? एनीवन? हाँ जी सर. तो डिफॉल्ट है ना, मारो पकड़ के एम्प्लॉय को. हाँ देख अब ये आपस की बात है ना, कि सेलर ने एम्प्लॉय को बोला कि भाई तू उसको गुड्स मत दे, ये फिर भी बदतमीज ठहरा, इसने फिर भी जाके गुड्स दे दिए, वसूल कर इससे.
अंदर बंद कर, हाँ क्या एम्प्लॉय से, हाँ वो क्या 3-4 औरतों को छोड़ दे अंदर बंद करके, इसको विमेंस डे सेलिब्रेट कर लेगी वो अपने हिसाब से, दिक्कत ही नहीं। सबके अपने तरीके होते हैं, मेरे को क्या मालूम। हाँ सब लोग साथ में, एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, बोलो मैम। तो मैडम कब से हो गया रे है? हाँ स्टॉपेज इन ट्रांजिट समझ में आ रहा है अपने को? अच्छा देखते हैं, पढ़ो जरा। It means the right to stop the further transit of goods, to resume possession and to hold the same till the price is paid. जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक गुड्स डिलीवरी मत करो। अच्छा पैसा मिल गया उसके बाद कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? एवरीवन, सब लोग साथ में? हाँ आगे देखो जरा। और क्या थर्ड? राइट ऑफ रीसेल, बहुत ही सिंपल है। रीसेल मतलब क्या? हाँ वही गुड्स आपने किसी और को दे दी। अच्छा कब रीसेल हो सकता है? बायर के पास गुड्स ऑलरेडी है, आप बोलो रीसेल, किसी और को आपने बोल दिया और उसको बोला कि वो बायर के पास मेरे गुड्स है, साला इंसॉल्वेंट हो गया, भिखारी काम करते, उससे जाके ले ले, देगा क्या? वो भी यही करेगा, 4-5 औरतों को छोड़ देगा रूम में बंद करके। तो पॉसिबल है क्या वो डिलीवरी क्लेम कर सकते? नहीं। तो रीसेल कब अप्लाई होता है? गुड्स किसके पास है? गुड्स किसके पोजीशन में? सेलर के, तो फिर रीसेल हो सकता है। साथ में सब लोग, एवरीवन। अच्छा देखो दूसरा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं गुड्स किसी और को रीसेल कर दूंगा, तो रीसेल कर सकते हो। फर्स्ट, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो रीसेल कर सकते हो। थर्ड, गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के, कौन से नेचर के? पेरिशेबल। व्हाट इज पेरिशेबल? खराब हो जाए। अब वो अगर पैसा ही नहीं दे रहा तो थोड़ी ना मैं उनका खराब होने का वेट करूंगा, किसी और को बेच दूंगा, सिंपल। सेल कर सकते हो। हाँ एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ ही था कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर तूने पैसा नहीं दिया तो ये गुड्स तेरे नहीं, किसी और के, बेच सकते हो, बेच सकते हो, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो जरा, where the goods are of perishable nature, buyer need not be informed of the intention of resale. Second, where he gives notice to the buyer of his intention to resale, the buyer does not within a reasonable time pay. उसने बोला बायर को कि पैसा दे दे, उसने बोला नहीं, इसने बोला पैसा दे दे, उसने बोला नहीं, बेच दिया, किसी और को बेच दिया। थर्ड, when the right is expressly reserved in the contract, ऐसा लिखा हुआ था कि अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और को बेच दूंगा। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, श्योर। आगे देखो नेक्स्ट, राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी, ये सेम ही है, अलग से कुछ मत पढ़ना। विथहोल्ड डिलीवरी मतलब क्या? डिलीवर करने वाला था किया नहीं था तो मैंने दिया ही नहीं, क्यों? पैसे ही नहीं दिया। क्लियर है? और ये जो आप बार बार वो स्यू स्यू कर रहे थे ना, ये देखो, सूट फॉर प्राइस है ना, क्या करोगे? स्यू, किधर? कोट, कोट, कोट। right thing at the right place, sue for price। साथ में है सब लोग? और क्या? ओके, ये डैमेजेस भी कोई कुछ बता रहा था मेरे को बीच में। डैमेजेस मतलब नुकसान की भरपाई, तो डैमेजेस के लिए आप सू कर, ये तो नॉर्मल है, खैर मतलब बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए, उसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेन जो आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं सोगा के हिसाब से, वो क्या क्या है? पहला रिटेंशन, फर्स्ट क्या है? रिटेंशन। दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वेरी गुड। थर्ड रीसेल, एंड फोर्थ विथहोल्ड डिलीवरी। याद रहेगा? अच्छा, ऑक्शन सेल कल पढ़ लिया था। रिजर्व प्राइस बताओ जल्दी से, क्या होता है? मिनिमम प्राइस, क्या मिनिमम प्राइस? हाँ, जिसके नीचे आप गुड्स सेल करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हो, रिजर्व प्राइस। जो गुड्स ऑक्शन करता है उसे आप क्या बोलते हैं? जो बिड करता है उसे आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है? ऐसे क्या कर रहे हो, बोलो ना। फॉल ऑफ फैमिली। हाँ आगे देखें। हाँ आया आया, समझ में आया, वी कैन फील इट, वी कैन फील इट। चलो हाँ, अब ये देखना, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 3 तरीके के। ब्रैडली, तू भी हार गया ना रे? कौन जीते? ये तो इसको एक्स्ट्रा मैन टाइप रखा था ना। हाँ हट साला। हाँ जी, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। फुटबॉल जीत गए?
बट जो दो बेस्ट प्लेयर्स थे ना आज के, एक तो सुमित और एक परम मतलब ये ऑपोजिट टीम से खेल रहे थे, सेम टीम से, इतने मस्त ना। परम भी आया इतने फॉर्म में ना, मेरे को लगा मैं सच में अच्छा क्रिकेटर है। शॉट ऐसा नेट फाड़ के बॉल बाहर, ऐसा इतना पावर में आया ना, आउट। और आउट भी मतलब ऐसा नहीं कि देखो शूरवीर कौन होता है ना, पहली बॉल पे आउट हो जाओ, जैसे मैं पहली बॉल पे आउट हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मैच में एक चौका मारा, दूसरी बॉल पे आउट हो गया। तो दैट इज कमिटमेंट टुवर्ड्स योर टीम, दैट इज कमिटमेंट कि आप नहीं खेलो तो बेचारे बाकी को तो खेलने दो, जो अच्छा खेलता है उसको तो खेलने दो। क्या है किसकी वजह से? हाँ, लास्ट तक खेला गया नहीं, देख है कि नहीं फिर तो। और इतने धुरंधर धुरंधर ये क्या खेलते हैं, ये अपना पान पराग, ये अपना सब एकदम जोरदार। यार तेरा नाम मालूम नहीं मेरे को यार, अभी ना भाई क्रिकेटर है, बड़ी ऑपोजिट टीम से वी डोंट लाइक। लास्ट मैच नहीं खेला ना तू, बहुत बढ़िया प्लेयर, अपनी तरफ से खेल रहा था लास्ट मैच तो, हाँ वही ना, वही तो चाहिए था आपने को ये खेलता तो 4-5 छक्के मारता है यार तो। और आज बेस्ट बॉलर, हैट्रिक, 3 विकेट लिया ना मैंने यार, बैक टू बैक 3, हाँ ना यार, हैट्रिक था ना यार तो है नहीं, बट 3 विकेट हम तो हैट्रिक मानते हैं, हम रन आउट है वो कुछ भी हो, विकेट विकेट होता है ना, उससे क्या होता है। तो बहुत परम तो जो खेला ना भाई साहब, मतलब क्या खेला ऐसा, मतलब परम बस बॉल भी टच कर तो जीत, हम घोषित कर दे कि जीत गए। बॉल टच ही नहीं कर पाया, बॉल इज हियर, ही इज हियर, बॉल इज हियर, ही इज हियर। तो ऐसा लग रहा था वो गद्दार नहीं खेलते, मारते, वो गेम खेल रहा था। मतलब बॉल और परम दोनों अलग अलग दिशा में। ये 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर, वो सुमित एग्जीक्यूटिव वाला, वो तो मेरे को लगता सच में, मैंने उसको बोला, मैंने 50 रुपए आउट हो जा तो बोले नहीं सर आउट नहीं होगा। मैं आउट तो फिर शॉट मत मार, बस टिचुक कर। ही टुक मी वेरी सीरियसली, ही डिड नॉट प्ले। 12-15 बॉल की 1-2 रन बनाए 5-6 के मैच में कोई 12-15 बॉल वेस्ट, मतलब हार गए, कुछ करना ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छा, वेरी लॉयल, आई लाइक सच पीपल। तो फुटबॉल तो भाई बहुत धुरंधर लोग हैं यार, भयंकर खेलते। वो अपन ट्रिप गए ना, उस दिन इन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, मैं तो 5 मिनट में बाहर आ गया। मेरे को समझ में आ गया अपने पास बॉल आनी नहीं वाली एंड आई डोंट लाइक इट कसम से। मतलब जो मेन गेम खेल रहे हो अगर आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नो फन प्लेइंग। फिर मैं तो चीटिंग पे आ जाता हूँ। बट अब दिक्कत ये ना कि अपन सर है ना, तो सब अपने भरोसे में आ गए, मैं ही चीटिंग करूंगा तो ये मारपीट कर लेंगे, तो किसी को तो ईमानदार रहना पड़ता है ना। तो फिर मैंने तो सरेंडर कर दिया। बहुत भयंकर खेलते हैं ये 7-8 जबरदस्त वाले फुटबॉल प्लेयर्स है भाई, एक से एक। हाँ नहीं सच में अच्छा खेलते हैं यार सब। ये मोहित तू भी खेल रहा था, तू गोलची होगा है, खेलता तो फुटबॉल। मेरे को तेरा गेम याद नहीं भाई, इनका तो याद है मेरे को। है तेरे 2 गोल थे, मतलब सामने वाली टीम के। नहीं बहुत मस्त खेलते हैं, इनका गेम देखना चाहिए सच में। और गर्ल्स का क्रिकेट तो क्या मस्त, मतलब जब ऐसा हम लोग का ऐसा हुआ ना कि बहुत सीरियस हो गया गेम, नाउ यू नीड सम मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर। गर्ल्स का मैच, गर्ल्स का इतना प्यारा खेलती ना गर्ल्स, वो एक बॉल करके होता, बहुत मजा आता मेरे को, इतना मस्त लगता ऐसे ऐसे। वो एक क्या मैं नाम बोल रहा हूँ, एक तो नाम मेरे को याद नहीं रहता, ऐसे हो गई। हाँ तो मेरे को लगा, अरे वो आपने देखी कौन सी मूवी है? अरे 2 मिनट 2 मिनट रुकना हाँ प्लीज। हाँ एक्साइट हो गया मैं एकदम से। वो कौन सी मूवी थी? लगान। लगान, लगान देखी क्या? लगान आपने? है वो लगान में ऐसे ही करता ना, वो ऐसे करके भागता है, एक हाथ ऐसे रहता। आज वो है कचरा नाम था, कचरा, हाँ कचरा। वो ऐसे ऐसे भागती, वो लड़की भी ऐसे ऐसे भागी, ऐसे करके डाली। और वो जिस स्पीड से भाग के आई ना, मेरे को ऐसा लगा मैं ना शोएब अख्तर की आत्मा ही इसके अंदर आज फेंकेगी, आज मुंह तोड़ेगी 1-2 के। और बॉल 5 फीट दूर, एक टप्पा, फिर दूसरा टप्पा, और पहुंच ही नहीं वहां तक क्या बोला रे भाई, बहुत बहुत। और गर्ल्स का बैटिंग भी बहुत सही रहता है, बैटिंग एकदम स्टैंडर्ड, वेरी वेरी नाइस। ऐसे बैट लेके दे डोंट बेंड, दे डोंट लाइक बेंडिंग। तो बैट यहाँ पे हवा में, दे डोंट लाइक बेंडिंग। बैट ऐसा, बॉल आई, बॉल इधर आ रही है, बॉल उधर है तो भी ऐसा
सो दे जस्ट नो वन शॉट, ऐसे करके ही मारती. सो नाइस, इतना मस्त खेल रहे थे ना. वो लास्ट का मैच मेरा मिस हो गया. वाह, रेवती आई. बहुत कॉमेडी भाई, वो अलग लेवल है उसका यार. रेवती आई, रेवती बोली सर इतना बड़ा बैट है. मैं बैटिंग कैसे करूं? मैंने बोला एक स्टंप ले ले. गिल्ली डंडा खेल ले. बोला ऐसे हवा में बॉल मारो मार. इतनी बेचारी वेरी जेन्युइनली कंसर्न. खेले कैसे? बहुत कॉमेडी है. तुम मेरे वीडियो की धज्जा उड़ा दोगे सालों. यस, लेट्स डू सम बिजनेस. बट बहुत मजा आया क्रिकेट. कौन? वो एक लड़की थी ना. हाँ रे भाई, मलिंगा. उसको तो बॉयज टीम से खिलाना था भाई. बहुत मस्त बॉल कर रही थी वो. बैटिंग भी अच्छा किया उसने. वो अकेली थी जिसने बॉल ऐसे हवा में दिखा पहली बार. शी वॉज अ बैट्समैन. बहुत मजा है. मैं यार रेवती की बैटिंग मिस हो गई यार. मैं साला मैं निकलना पड़ गया मेरे को. और वो इतना जेन्युइनली आई ना. और सच में आप अगर जैसे रेवती को खड़ा करो और बैट को खड़ा करो तो बैट वुड कम हियर. बोले सर मैं इतना बड़ा. सर कोई छोटा बैट है क्या? मैं लास्ट में इसको बोल गया. मैंने कभी ऐसा लगे ना कि बॉल बहुत फास्ट आ रही है तो मैंने बैट साइड में रखना, बॉल पकड़ना एंड फेंक देना. और रन भागना स्टार्ट कर देना. काल ओढ़ लेना लाइफ में. खेलो. चलो. सो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है. डोंट इमेजिन. हाँ, सो इसमें देखो 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स है. एक है फ्री ऑन बोर्ड, म्हणजे शिप. फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब है? शिप. फ्री ऑन रेल बताने की जरूरत है नहीं. और थर्ड कॉस्ट इंश्योरेंस ट्रेड. अभी समझाता हूं आपको. और एक शिप क्या होता है. देखो बस इसमें एक ड्राइंग बना लो, आपकी नैया प्यार हो जाएगी. उसको कुछ भी नहीं करना उसके बाद आपको. देखो ये है सेलर्स गोडाउन. यस, क्या है? सेलर्स गोडाउन. दिस शुड लुक लाइक अ गोडाउन. दिस इज सेलर्स गोडाउन. हाँ, घर है ये. सेलर्स गोडाउन. ये इधर एक और, ये बायर्स गोडाउन. गोडाउन है. सेलर्स गोडाउन, बायर्स गोडाउन. अच्छा, गोडाउन से गुड्स निकलते हैं और आते हैं पोर्ट पर. कहाँ आते हैं? पोर्ट पर. ये है अपना पोर्ट बीच का. ये अपना पोर्ट. अब पोर्ट में चलती है एक नाव. क्या? नहीं, 3D है. 3D. यस. आप एक साइड से देख रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है हवा में. ये 3D ड्राइंग. दिस इज ग्राउंड एंड देयर इज वाटर 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 एवरीवेयर. यस, यू कैन फील इट. देन फील इट. हाँ. तो ये समझ में आया आपको? ये सेलर्स गोडाउन, ये बायर्स गोडाउन और बीच में पोर्ट. अच्छा, अब गुड्स सेलर के गोडाउन से निकले और कहां पर आए? पोर्ट पर. तो सेलर के गोडाउन से लेकर पोर्ट तक की कॉस्ट किसने बेयर की? सेलर ने, है ना. किसने बेयर की? सेलर ने. सो कहां से कहां तक की? गोडाउन से पोर्ट. ओके, फर्स्ट. सेकेंड, गोडाउन से पोर्ट और उसके बाद लोडिंग. लोडिंग मतलब क्या है? गुड्स शिप पे लोड करोगे. अब जब आप शिप पे गुड्स लोड करोगे तो शिप वाला आपसे पैसे लेगा, है ना. जब भी गुड्स आप लोड करते हो
इंश्योरेंस मैंडेटरी है, और जब स्टेट चेंज होता है, कंट्री चेंज होती है, तो यू पे फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ये लीगल चार्जेस होते हैं, है ना। उसमें दिमाग मत लगाना फ्रेट क्या होता है, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, बस लीगल चार्जेस आपको पे करने हैं, जैसे टैक्स होता है ना, वैसे ही ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग ये कुछ चार्जेस पे करते हैं, है ना। सो शिपमेंट की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? दूसरा इंश्योरेंस की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? और थर्ड जो टैक्सेस आप पे करते हैं ऑन लॉजिस्टिक्स, उसको बोलते हैं फ्रेट, क्या बोलते हैं? फ्रेट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, सो फर्स्ट वाला लोडिंग, गोडाउन से पोर्ट, गोडाउन से निकले पोर्ट पर गए, गुड्स आपने लोड करा लिए। सेकेंड पोर्ट आपकी लोडिंग की कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सेकेंड पार्ट इमेजिन कर पा रहे हो ना क्या हो रहा है? गोडाउन से निकले शिप तक आ गए, पहला। दूसरा गोडाउन से निकले शिप में आए, शिपमेंट की कॉस्ट, उसके बाद इंश्योरेंस और फ्रेट। और थर्ड सबसे पहले लोडिंग, दूसरा शिपमेंट, शिपमेंट मतलब CIF, तीनों कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। और थर्ड अनलोडिंग, अनलोडिंग मतलब गुड शिप पे ही रहेंगे क्या? नहीं, शिप से निकल के कहां आएंगे? बाहर के गोडाउन तक, है ना, अनलोडिंग, और वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट। ओके, पहला वाला जो केस देखा जिसमें सिर्फ लोडिंग चार्जेस, गोडाउन से निकले शिप तक पहुंचे, ये अगर सेलर बेयर करता है, कौन बेयर कर रहा है? सेलर, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? फ्री ऑन बोर्ड, FOB। और यही शिप की जगह का ट्रेन होती तो फ्री ऑन, इधर शिप है, ये शिप है क्या, इसकी जगह का ट्रेन होती तो क्या होता? फ्री ऑन रेल। समझ में आ रहा है? शिप है, एयर का कुछ नहीं होता सर, शिप है तो फ्री ऑन बोर्ड, अगर रेल होती तो फ्री ऑन रेल। ये कॉस्ट किसने बेयर की? सेलर ने। तो इसको बोलते हैं FOB कॉन्ट्रैक्ट या FOR कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड लोडिंग के चार्जेस, कौन से चार्जेस? लोडिंग के प्लस ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, कौन बेयर करेगा? सेलर। कौन बेयर करेगा? सेलर। इसे बोलते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? CIF कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड गो डाउन टू गो डाउन, एंड टू एंड, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, अनलोडिंग, मतलब बायर के गोडाउन तक पहुंचने की जितनी भी कॉस्ट है दैट विल बी बोर्न बाय द सेलर। तो इसे हम बोलते हैं एक्स शिप। क्या बोलते हैं? एक्स शिप। समझा? जल्दी बताओ, FOB कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लोडिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा? सेलर। CIF कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लोडिंग प्लस ट्रांसपोर्ट के सारे चार्जेस कौन बेयर करेगा? सेलर। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? CIF। लोडिंग, अनलोडिंग और शिपमेंट, पूरे चार्जेस अगर सेलर बेयर करता है तो इसे क्या बोलते हैं? एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा सबको? बस ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। बाकी आपके MCQs है जो आपको सॉल्व करने। डन, दैट्स ऑल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।